आखिर वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई है। गाजा में पीस प्लान अनाउंस हो गया है कायरो में और आज का दिन 9 अक्टूबर 2025। आज अमरीश मिश्रा स्पीच की कई भविष्यवाणियां सही हुई है। अभी देखिए, युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब फोकस वेस्ट बैंक में शिफ्ट करेगा। वेस्ट बैंक में युद्ध चलेगा। अल्टीमेटली फिलिस्तीनी राष्ट्र जब तक नहीं बन जाता और वो भी बंदूक के बल पे, तब तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस की ये बड़ी जीत है कि उसने आखिरकार इजराइल को, जिसने ये मन बना लिया था कि वो एक्सटर्मिनेट करेगा, गाजा को मिलिटरली ऑक्यूपाई करेगा, अंतोगत्वा उसको घसीट के बातचीत की टेबल पे लाना और वहां उसको झुकाना। कोई कहेगा कि ट्रंप की वजह से हुआ है, कोई कहेगा अरब मुल्कों की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब से नेतन्याहू ने 19 जनवरी 2025 को जो दूसरा सीज फायर हुआ था उसको तोड़ा 17 मार्च को, और उसके बाद से जो ऑफेंसिव लॉन्च किया, गिडियन चैरियट्स 1, गिडियन चैरियट्स 2, लगातार जो 2 कैंपेन लॉन्च किया और जो लेटेस्ट कैंपेन था जिसमें गाजा सिटी को ऑक्यूपाई करना था, वहां पर लोग टिक गए। फिलिस्तीनी 9 लाख से 10 लाख फिलिस्तीनी टिक गए। गाजा की जनता टिक गई कि वहां से हम नहीं हटेंगे, हम यहां से चाहे शहीद हो जाए, हम यहां से नहीं हटेंगे। और उसके बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, उसके अलग अलग फैक्शंस ने, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, PFLP, ये जो प्रमुख 3 फैक्शन, उसके साथ और भी बड़ी बड़ी और भी जो फोर्सेस थी, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स, नासिर अल-दीन ब्रिगेड्स, ये सारी जो फोर्सेस थी, इन्होंने मिलकर जो व्यू रचना किया। और हमने तो आपको बताया था कि गाजा सिटी के चारों तरफ, चाहे शुजैया हो, चाहे वो आपका ये अल जैतून हो, उन दोनों जगहों को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने घेर रखा था। यानी गाजा सिटी के पीछे से इजरायली फोर्सेस को घेर रखा था, इजरायली फोर्सेस नहीं घुस पा रही थी। और वो प्रमुख वजह है जिसकी वजह से नेतन्याहू झुका। दूसरी बात, जो विश्व स्तर पे नेतन्याहू आइसोलेट हो गया था, जिस तरीके से गाजा सुमुद फ्लोटिला में जो पूरा मामला उछला, ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो हुआ, वो कोई व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक पूरी जो लिबरल ट्रेंड है वेस्ट में, उसके साथ हुआ। और वेस्ट में मैंने आपको बताया, आप मेरा एक्स हैंडल देखिए, टेलीग्राम चैनल देखिए, कल भी मैंने वीडियोस डाले थे, कैसे एक क्रांति का माहौल, और वो उस क्रांति में जो नारा लग रहा है फ्री पैलेस्टाइन, अमेरिका में क्रांति की स्थिति है, पूरे यूरोप में क्रांति की स्थिति। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो कितनी भयंकर क्रांति पूरी दुनिया में फैल जाती फ्री पैलेस्टाइन के नाम पे। दिस इज अ हिस्टोरिक रिट्रीट बाय इंपीरियलिज्म। ये एक इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की एक ऐतिहासिक, उसको पीछे हटना पड़ा है, उसकी ऐतिहासिक हार है। इसको और किसी तरह से नहीं देखा जा सकता। अरब मुल्कों ने, जो कि पहले चुप थे और एक लंबे समय से जब गिडियन चैरियट्स 2 चल रहा था तो खास तौर पे खामोश हो गए थे 17 मार्च के बाद, और इतनी वहां पर किलिंग इजरायलियों ने गाजा वासियों की आप जानते हैं। खास तौर पे 17 मार्च 2025 के बाद सारे अरब मुल्क चुप थे। फिर कतार पे हमला हुआ, कतार पे हमले के बाद थोड़ा हरकत में आए। उसके बाद भी जो जंग जारी रही, और उसके बाद कतार के हमले के बाद जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कम से कम 15 से 16 इजरायली सोल्जर्स मार दिए। और फिर ये लग गया अरब मुल्कों को कि अगर अब हम एक्ट नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता भी डोल जाएगी। ये जो देखिए पूरी बात है, और इसके जो डिटेल्स हैं आपको बता दें। अभी फर्स्ट फेज सीज फायर के पहले फेज पे साइन हो चुका है। हमास ने कर दिया है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शन ने कर दिया है, इजराइल ने कर दिया। और उसके तहत 72 घंटे में हमास करीब जो 20 लिविंग प्रिजनर्स हैं, जो जिंदा प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ेगा। उसके बदले इजराइल जो 25 उम्र कैद की सजा काट रहे हमास क्या, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फतेह के, खासतौर पर मरवान बरगूती और इस तरह के तमाम लोग, नेल्सन मंडेला जिनको कहा जाता है फिलिस्तीन का, वो छोड़े जाएंगे। कुल जो आजीवन कारावास काट रहे फिलिस्तीनी हैं इजरायली जेल में, वो करीब 279 है। उसमें से 250 छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद जो 7 अक्टूबर के बाद जो गाजा से 2000 फिलिस्तीनियों को उठाया, उनको छोड़ा जाएगा, और फिर 1700 अलग, यानी 20 इजरायली लिविंग प्रिजनर्स के बदले
कम से कम आप सोच ली, गिन लीजिए, 4 से 4,500 फिलिस्तीनी छूटेंगे और उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड अभी से अंदर आना शुरू हो गई है। जो इजिप्शियन एड है उसका पहला कॉन्वॉय ऑलरेडी अंदर आ गया है। कुछ जगह अभी भी बमबारी जारी है, क्योंकि अभी इजराइल की कैबिनेट, जो इजरायली टाइम है करीब 3 या 4 बजे, वो मिलेगी, अपना अप्रूवल देगी। लेकिन आईडीएफ की जो फोर्सेस गाजा सिटी में, उनको ऑर्डर मिल गया है विड्रॉ करने का और उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया है। उसके बाद अब वेस्ट बैंक में, जैसे मैंने कहा, वेस्ट बैंक में क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन यहां पर देखिए, जो इज्जत अल रश्क, हमास के जो पुलिस ब्यूरो मेंबर, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि इजराइल नहीं चाहता था कि बातचीत की टेबल पे आए, वो अपना खूनी खेल जारी रखे, अपना जेनोसाइड जारी रखे। लेकिन हम भी इस बात के लिए कटिबद्ध थे, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस भी इस चीज के लिए कटिबद्ध था कि जो चीज युद्ध में हासिल तुम नहीं कर पाए, वो चीज तुम सरेंडर करा के हमको हासिल नहीं कर सकते हो, तुम्हें टेबल पे आना ही पड़ेगा। और अंतोगत्वा रेजिस्टेंस इजराइल को टेबल पे खींच लाया, और टेबल में जो शुरू में लग रहा था कि ट्रंप प्लान है, और ये उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, और नेतन्याहू ने अमेंडमेंट किया था फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सरेंडर की बात। अरे कहां हुआ सरेंडर, उल्टा हो गया। उसमें हम रेजिस्टेंस के सरेंडर की कोई बात नहीं है, उसमें सीधे सीधे यह है कि इजरायली सेना विड्रॉ करेगी, सीज फायर होगा, होस्टेजेस का आदान प्रदान होगा। अभी इसको फर्स्ट फेज कहा जा रहा है, साइन भी ये फर्स्ट फेज में, केवल फर्स्ट फेज पे हुआ है। इसका मतलब है आगे सेकेंड फेज के लिए दोबारा बातचीत होगी और उसमें परमानेंट सीज फायर की बात होगी, और उसको इजराइल पीछे भी जा सकता है। लेकिन इस दौर में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो नए नए हथियार उनके पास आ गए हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक आ गई हैं, उनको कंसोलिडेट करने का, वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट करने का और अगले चरण की लड़ाई की तैयारी करने के लिए उनको बहुत बेहतरीन समय मिल गया है। इस समय फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है, और इस जश्न के माहौल में आप देखिए तो पूरी तरीके से वहां की जनता, वहां के लोग वो इन्वॉल्व है। आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इजिप्ट का बयान आ गया है कि एक इंटरनेशनल फोर्स अगर जरूरत पड़ी तो गाजा में आएगी, और वो जो इंटरनेशनल फोर्स है उसमें इटली ने ऑलरेडी अपनी ट्रूप्स कमिट कर दी है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो पहले ही कह चुके हैं कि वो एक इंटरनेशनल फोर्स भेजने को तैयार है, यानी कोलंबिया की सेना को वो भेजने को तैयार है। ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है? क्या नेतन्याहू की जीत हुई है? क्योंकि नेतन्याहू ने जो खुद ट्वीट किया है उसमें अपनी जीत उसने क्लेम नहीं की, उसने बस ये कहा है कि होस्टेजेस अब वापस आ जाएंगे। यानी वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में था इजराइल के अंदर कि कोई डील करो, होस्टेजेस को वापस लाओ। ये बात भी खुल गई थी कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा था कि हम जिन 254 लोगों को उस समय उठाया था उनको हम वापस कर देंगे, प्रोवाइडेड आईडीएफ गाजा में घुसे ना। लेकिन नेतन्याहू नहीं माना, और यह बात जैसे ही बाहर आई कि नेतन्याहू ने उस समय होस्टेज डील मना कर दी 7 अक्टूबर 2023 में। अगर उसी समय मान लेता तो इतना कत्लेआम ना होता, इतने इजरायली नहीं मारे जाते इजरायली पर्सपेक्टिव से। तो ये जो पूरी बात है, इससे इजरायली जनता भी बौखला गई, और इसने भी एक आंदोलन पे आंदोलन वहां पर शुरू किए। और अब ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर अभी खाली हाथ नेतन्याहू इस अभी ट्रंप प्लान के नेगोशिएशन से, जो कि हमास प्लान कहा जा रहा है, ट्रंप प्लान के नेगोशिएशन से अगर वो पीछे हटता तो एक बड़ी गाज इजराइल पे गिरती, उनके अंदर गिरती। दुनिया में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको वीडियोस भी दिखाए, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, सब जगह एक अपराइजिंग की सिचुएशन, जगह जगह लोग इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। इस पूरी लड़ाई ने 7 अक्टूबर 2023 के पहले क्या स्थिति थी?
उसके पहले इजराइल एक मान्यता प्राप्त देश था, जिसको यह माना जाता था कि आधुनिक मूल्यों वाला यह अच्छा देश है। उसने ये इमेज फैलाई हुई थी, हालांकि उसका जो पूरा वजूद है वो चोरी से आया, बैल्फोर डिक्लेरेशन से आया, फिलिस्तीनियों की जमीन चुराने से आया। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कुछ दिनों में, क्योंकि अब क्या है कि कुछ इतिहास के बारे में भी बात होनी चाहिए। जंग अभी खत्म नहीं हुई है और जंग का एक नया दौर शुरू होगा। जो फर्स्ट फेज हो जाए उसके बाद हो सकता है गाजा में एक पॉज आ जाए, क्योंकि गाजा में यूएन फोर्सेस या यूएन के अंडर अभी यह तय नहीं है, एक इंटरनेशनल फोर्स यहां पर आए। ये ट्रंप ने भी अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल फोर्स यहां पर आए और यहां पर वो एक तरह से उसमें अरब्स भी होंगे, उसमें बाकी देशों के भी लोग होंगे, लेकिन उसमें इजरायली नहीं रहेंगे। इजरायली सेना पूरी तरह से विड्रॉ कर जाएगी और वो पहले विड्रॉ करेगी कुछ पेरीमीटर तक। फिलाडेल्फिया एक्सेस को भी छोड़ रही है इजराइल, केवल गाजा सिटी ही नहीं, फिलाडेल्फिया एक्सेस साउथ में भी उसको छोड़ेगी और पीछे हटेगी। और जब तक, और ये फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 लिविंग इजरायली प्रिजनर्स हैं और फिर जो बाकी जो 24 करीब डेड बॉडीज हैं उनको भी वापस करने की बात है। उसमें हमास ने कहा है कि 9 डेड बॉडीज को हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं इजराइल की बमबारी की वजह से। उस पर भी इजराइल मान गया कि जितनी है उतनी वापस करो। तो ये जो 2 फेजेस में होगा, पहले फेज में लिविंग प्रिजनर्स, दूसरे फेज में डेड बॉडीज, इसमें टाइम लगेगा और इस टाइम तक इजराइल की फोर्सेस पीछे रहेंगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल फोर्स है वो अभी से एड अलाउ कर रही है। हमास ने कहा 600 ट्रक रोज आनी चाहिए। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक फ्रिक्शन या एक सबोटाज इजराइल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें 400 से 500 ट्रक्स तो अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। स्टारवेशन और भूखमरी और कुपोषण जैसी चीजें गाजा से गायब हो जाएंगी, अस्पताल काम करने लगेंगे, इजराइल को पूरी अपनी बमबारी बंद करनी पड़ेगी। और ये चीज देखिए, अभी कोई लोग कह रहे हैं अभी से जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारतीय समय के भी हिसाब से 2-3 घंटे में ये चीज अब लागू होने वाली है। पूरी तरह से आधी तो लागू हो गई है, 8 ट्रक्स अंदर जाने लगी हैं, लेकिन पूरी तरह से भी ये लागू होने वाली है। उसके बाद देखिए एक सवाल और ये रह जाता है कि फिलिस्तीनी राज का क्या होगा। तो फिलिस्तीनी राज की जहां तक बात है, ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने किया, या सिनवार मोहम्मद दैफ ने, तो उसमें एक सीधी बात थी कि वो ये चाहते थे कि फिलिस्तीनी मुद्दा जिसको दबा दिया गया वो फिर से उभर के सामने आ गया। अब 7 अक्टूबर 2023 के पहले का माहौल याद करिए, उसमें सारी बातचीत बंद हो गई थी फिलिस्तीन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हो रही थी कि अरब स्टेट जो है इजराइल के साथ बिना फिलिस्तीन में कुछ हुए वो सिचुएशन और अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करें। और इसी में 7 अक्टूबर 2023 हो गया, पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का मुद्दा आ गया। और इस समय देखिए स्थिति क्या है, लंदन से लेकर बांग्लादेश में एक ही आवाज गूंज रही है, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। ये इसका इतना बड़ा नतीजा है, पूरी दुनिया में यह मुद्दा हो गया है। इजराइल के साथ रिश्ते तभी नॉर्मलाइज होंगे जब वो पूरी तरह से ही गाजा से विड्रॉ कर जाएगा। और उसके बाद देखिए एक नया दौर शुरू होगा जंग का, क्योंकि अरब मुल्क उसके बाद भी देखिए इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पीस ट्रीटी में यह बात नहीं है कि अरब देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करें। इस पीस ट्रीटी में यह बात नहीं है। अच्छा, उधर ईरान पे जो हमले की तैयारी हो रही है, तो ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको रोज खबरें दे रहा हूं ईरान के बारे में, उसके हथियारों के बारे में, जो रशिया से हथियार पहुंच रहे हैं, चाइना से पहुंच रहे हैं, जो ईरान खुद अपने हथियार बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसने खुद अपने हथियार बनाए। एक्चुअली यही जो मॉडल ईरान का था, अपने हथियार खुद बनाना, यही उसने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को दिया। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो 2 साल, लोग पूछते हैं मुझसे कि 2 साल टिके कैसे रहे, इतने भयंकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के आगे रेजिस्टेंस फाइटर्स टिके कैसे रहे। मुट्ठी भर रेजिस्टेंस फाइटर्स, मुट्ठी भर खैर नहीं थे वो, 30 से 40 हजार, फिर उसके बाद कई मारे गए, फिर हुए 30 से 40 हजार की संख्या अभी तक बनी। लेकिन उनके पास जो एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो उन्होंने सिस्टम बनाया,
अपने यहां मैन्युफैक्चर करो, उसका जो उन्होंने टनल्स में सिस्टम बनाया। दूसरी बात, उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज सेल्स बनाए कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो एक ही तरह से सोचते हैं, मतलब सोचिए एक ही तरह से सोचने वाले 20 से 25 हजार योद्धा तैयार किए जो 6-6, 7-7 के सेल्स में ऑपरेट करते हैं। तो उनपे पूरा विश्वास है कि ये और एक भी पूरे जंग के दौरान एक भी फिलिस्तीनी फाइटर, रेजिस्टेंस का फाइटर, एक भी उसने गद्दारी नहीं की। जो गद्दारियां की हैं वो फिलिस्तीनियों ने की हैं जो पहले से इजराइल के साथ थे। महमूद अब्बास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन उससे भी बड़ा एग्जाम्पल अबू शबाब है जिसकी मिलिशिया खड़ी की, और आज उस मिलिशिया की हालत है, आज अबू शबाब मिलिशिया की हालत है कि वो गुहार लगा रहा है इजराइल उसकी मदद करे। इजराइल ने उसको खड़ा किया, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अब तुम अपने हवाले, अब जाओ। और अब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अबू शबाब गैंग को ढूंढ ढूंढ के मारेगा, कोई उसके सामने अब बाधा नहीं रह गई है। तो अभी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ट्रंप प्लान में यह कहा गया था कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस डिसआर्म होगा, हमास डिसआर्म होगा, वो डिसआर्म नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं आई, बल्कि वो अपने सारे हथियार इंटैक्ट रख रहा है। पूरा फोकस है कि एड कैसे पहुंचे, इजरायली सेना कैसे विड्रॉ करें, कैसे गाजा की जनता को राहत मिले और लोगों को दिखाई पड़े वो राह। क्योंकि लोग इस समय दुनिया में, लोग गाजा फ्लोटिला से अभी कुछ लोग गए, कुछ आयरिश लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ 5 दिन हम इजरायली कस्टडी में थे, इतना बुरा व्यवहार हुआ, तो फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा होगा। तो अब दुनिया देखना चाहती है कि फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार अच्छा हो रहा है। जो फिलिस्तीनी कैदी हैं, इसमें 78 कैदी कस्टडी में मार दिए इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। ये सारी चीजें एक एक करके देखिए, दे आर कमिंग बैक टू हॉन्ट इजराइल, और ये लंबे समय तक चलेगा। नेतन्याहू की खुद की सत्ता डामाडोल है। इलेक्शन अभी 2026 में होने ही, अब दिन कितने बचे, अक्टूबर 2025 हो ही गया है। हो सकता है इलेक्शन पहले हो जाए, और इलेक्शन होंगे तो नेतन्याहू हारेगा उसमें, क्योंकि वो इस ट्रीटी को अपनी जीत नहीं बता सकता। सब लोग जानते हैं कि ये ट्रंप की जीत है। जो इजरायली होस्टेजेस हैं, इजरायली पॉलिटिशियंस हैं, वो भी ट्रंप को थैंक्स कह रहे हैं, नेतन्याहू को कोई थैंक्स नहीं कह रहा है। ये सच्चाई है, ये पूरी स्थिति बन गई है। अब आप देखिए यहां पर 2 और बातें कि जो मैंने आपको जो पहले थोड़ा सा जिक्र जिसका किया था। एक तो यह है कि अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की लड़ाई देखिए, अब एक तो वेस्ट बैंक में चलेगी, और वेस्ट बैंक में ईरान हथियारों का जखीरा भेजने लगा है। उसके बाद लेबनान से इजराइल को बाहर करना है, यह भी बड़ी जबरदस्त लड़ाई होगी, ऐतिहासिक लड़ाई होगी। और उसके साथ साथ जो सीरिया में जो अल शरा को हटाना है, यह भी एक बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है। और देखिए जो जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ था तो हमारे अलावा कोई बोलने वाला नहीं था। उसके बाद पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई यूट्यूब की। हमारे चैनल बैन कर दिए गए, लेकिन दूसरे लोगों को इनकरेज किया गया कि वो हमारे कंटेंट से चोरी करें और अपने वीडियोस बनाएं। और जो मैं एक्स पे डालता था और टेलीग्राम पे डालता था, उसको वो अपनी खबर बनाते थे। कितने कंटेंट चोरों ने लाखों कमाए। लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक देखिए, इसमें ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा हुआ। हमने कभी भी कोई भी झूठा आपसे कोई डिमांड नहीं की। हमने केवल यह कहा कि हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स हजारों में होने चाहिए। यह देखिए पूरी एक उपलब्धि आपको एक बता दें। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आईडीएफ ने विड्रॉल शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया मतलब पहले तैयारी की खबर आई थी, अब वो वाकई पीछे हटने लगा। और इससे जो एक मैसेज गया है, बॉम्बिंग भी अब लगभग खत्म सी हो गई है। कुछ जगह शेलिंग हो रही है, शेलिंग मतलब एम्प्टी खाली जगहों पे शेलिंग हो रही है। लेकिन इजराइल ने बमबारी अपनी लगभग खत्म कर दी है। फिर अब मैं आपसे कह रहा हूं, गाजा में भी अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट फेज होगा, फिर सेकंड फेज होगा, लेकिन महीनों का पॉज मिल गया। अब हो सकता है कि नेतन्याहू पगला के कुछ कर दे, तो वो करे। अब की बार तो सब लोग तैयार है, अब की बार दुनिया तैयार है, अब की बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तैयार है। ये 17 मार्च 2025 को जो उसने किया था वो रिपीट नहीं कर पाएगा। ये भी एक सिचुएशन है।
तो ये देखिए पूरी जो आज की खबरें थी जो सुबह की, मैंने सोचा आपको सबसे पहले अमरीश मिश्रा स्पीक्स से ये खुशखबरी सुना दूं। जंग गाजा की जनता जीत चुकी है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जीत चुका है और इजराइल जैसी नापाक ताकत की बड़ी हार हुई है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।